हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या फिजिक्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन था वो किया था, दैट इज हाउ चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोगों ने देखा था कि जब भी आप कोई चार्ज कंडक्टर पे पुट करते हैं तो ये दो लॉज हमेशा फॉलो करेगा, दैट इज वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बल्क ऑफ कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। और दूसरा जो लॉ फॉलो करता है दैट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दोनों लॉ को ओबे करते हुए वो चार्ज कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इट विल बी वायलेटिंग वन ऑफ इट्स लॉज। नेचर कभी भी अपने लॉज को वायलेट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, वो उस फेनोमेना को ही एग्जिस्ट नहीं करने देगा जो उसके किसी भी एक लॉ को वायलेट करता हो। इस मामले में नेचर इज वेरी स्ट्रिक्ट। नेचर इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ इट्स लॉज। जो भी लॉज उसने बनाए हैं वो उसका कोई भी वायलेशन टॉलरेट नहीं करता है। तो वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक कर रहे हैं। नया टॉपिक तो नहीं है, मतलब रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर। अर्थिंग जिसको बोलते हो आप कॉमन लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में अर्थिंग किया है हमने। ग्राउंडिंग कंडक्टर का ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज, इसका क्या मीनिंग होता है व्हेन वी से हमने कंडक्टर को ग्राउंड कर दिया है, क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स IIT जैम, CSIR नेट, गेट, TIFR, जेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन वो लोग भी जो कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं। कई सारे ऐसे फ्रीलांसर है जो फिजिक्स को, मतलब फ्रीलांसर नहीं बोलेंगे, मतलब वो कैरियरिस्ट नहीं है, कोई कैरियर नहीं बनाना चाहता लेकिन फिजिक्स पढ़ना चाहता है, वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग का जो अप्रोच है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट से वो सिर्फ करके आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्योरी, कॉन्सेप्ट, सवाल भी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, जो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है वो फॉलो कर रहे हैं। सो यू कैन ऑलवेज कम टू दिस चैनल एंड इंक्रीज योर नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर। देखिए, व्हाट डज इट मीन। एक तो कुछ मिसकंसेप्शन भी है ग्राउंडिंग के बारे में। लोग को दिमाग में आता है कि किसी कंडक्टर को ग्राउंड करने से उसका सारा चार्ज जो है अर्थ में चला जाता है। ऐसा भी लोग सोचते हैं कि भाई कंडक्टर है, इसको ग्राउंड कर दिए तो सारा का सारा चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कंडक्टर को आप ग्राउंड करेंगे तो उसका सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा और द चार्ज ऑन कंडक्टर विल बिकम जीरो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी कंडक्टर को आप ग्राउंड, पहले तो आप समझो अर्थ क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिकली हाउ डू यू सी अर्थ। अर्थ को हम लोग कैसे देखते हैं, मतलब अर्थ को इलेक्ट्रोस्टैटिकली हम लोग किस तरह से समझते हैं, पहले वो समझते हैं। सो द टॉपिक इज ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर और अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, जो भी बोल दो। ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर और अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। देखो, हाउ डू यू सी अर्थ। अर्थ को आप कैसे देखते हैं, हाउ डू यू सी अर्थ। दिस इज अर्थ, राइट। मतलब देखने तो फ्लैट ही दिखता है, ऐसे तो गोल है, क्योंकि आप गोल नहीं देख पाएंगे ना, उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको अर्थ से। ठीक है, अर्थ पे खड़े होके अर्थ को आप फ्लैट ही देख पाओगे। ठीक है, सो हाउ डू यू सी अर्थ। मान लो कोई एक कंडक्टर ऐसे दिया हुआ है, आप जैसे कंडक्टर, इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। ऐसे ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर देते हैं, वायर से ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। सो हाउ डू यू सी अर्थ। अर्थ इज सीन एज एन अनलिमिटेड सोर्स and unlimited source and sink of charge। इलेक्ट्रोस्टैटिकली हम लोग अर्थ को अनलिमिटेड सोर्स और अनलिमिटेड सिंक की तरह देखते हैं। मतलब उसके पास
एक रिजर्वायर ऑफ चार्ज है, ठीक है, एक रिजर्वायर ऑफ चार्ज, मतलब इसमें कितना भी चार्ज जा सकता है या यहां से कितना भी चार्ज निकल के सरफेस पे आ सकता है। इसमें सिंक मतलब हो गया कि कितना भी चार्ज इसमें जा सकता है, और सोर्स का मतलब हो गया कि यहां से कितना भी चार्ज अर्थ से निकल के इस सरफेस पे आ सकता है, इस सरफेस पे आ सकता है। इट इज अनलिमिटेड सोर्स एंड अनलिमिटेड सिंक ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल of earth is taken to be zero. ये अनलिमिटेड सोर्स ऑफ चार्ज है, कितना भी चार्ज आपको यहां से इस सरफेस पे आ सकता है और कितना भी चार्ज यहां से सरफेस में जा सकता है। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ चार्ज है, अनलिमिटेड सिंक ऑफ चार्ज है। और दूसरा, अर्थ का पोटेंशियल को हम लोग जीरो लेते हैं। The electrostatic potential of Earth is taken to be zero. Electrostatic potential of the Earth is taken to be zero. ठीक, अब देखो, अब समझो इस चीज को। अगर मान लो जब आप अर्थ से कनेक्ट किए थे उसके पहले, आपने अभी अर्थ से कनेक्ट नहीं किया, सपोज करो अभी अर्थ से कनेक्ट नहीं किया है, और मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसका से 5 वोल्ट था। बिफोर कनेक्टिंग इट टू द अर्थ, बिफोर ग्राउंडिंग इट, सपोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब अगर मान लो इसको ग्राउंडिंग करेंगे, ग्राउंडिंग किया, अब क्या होगा, ये 5 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, ठीक है, ये 5 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे। कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी हम लोग इस पे भी आएंगे। कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पे भी आई थिंक ये किए हैं हम लोग क्या, चलो देख लेंगे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट चलो देख लेंगे हम लोग। we'll discuss this point also. कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर पहले किए होंगे फिर भी कर लेंगे, हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पिछला चैप्टर था उसमें किए होंगे, आई डोंट नो। चलो ठीक है, कर अभी तो आप मानो कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, पहले यही चीज बताते हैं आपको, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर इज, पहले इसी को समझो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंडक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो अगर मान लो कि इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है, इसका मतलब हर पॉइंट पे 5 वोल्ट होगा। कंडक्टर में पोटेंशियल वेरी नहीं करता है। अगर किसी भी पॉइंट पे, इंटीरियर पॉइंट हो या सरफेस का पॉइंट हो, अगर कहीं भी 5 वोल्ट दिया हुआ है, कहीं भी 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो हर पॉइंट पे ये 5 वोल्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि यू टेक 2 पॉइंट्स ऑन कंडक्टर एंड दे हैव गॉट डिफरेंट पोटेंशियल, ऐसा कभी नहीं होगा। कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कैसे है वो समझिए। देखिए, पहले तो एक एक्सप्रेशन डिराइव करो कि अगर मान लो कोई 2 पॉइंट है स्पेस में, कोई 2 पॉइंट है स्पेस में, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या एक्सप्रेशन होता है। अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, उसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है और आपको निकालने बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये करवाए थे सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो नहीं बताए थे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, व्हाट इज VAB? Potential difference between A and B is written as VA minus VB, VA minus VB। अब एक्सप्रेशन क्या है VA का, हम लोग पोटेंशियल का तो डिस्कशन किए हैं ना,
वीबी क्या होता है? ये हम लोग फार्मूला पे डिस्कशन किए थे, पोटेंशियल का कैसे आता है लास्ट चैप्टर में। ठीक, अब ये क्या बनेगा? ये आ जाएगा आपका इंफिनिटी टू बी, और ऐसा लिख दो इंफिनिटी टू ए E dot dr and infinity to b E dot dr। और ऊपर आइए, इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का। देखो प्रॉपर्टी होता है कि अगर माइनस साइन को अंदर लोगे तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा। सो इट इज a टू इंफिनिटी E dot dr प्लस infinity to b E dot dr। ये हो जाएगा a to infinity and infinity to b will be a to b E dot dr। ठीक, ये एक्सप्रेशन आप याद रखो, बढ़िया रहेगा। क्या बोल रहे हैं? कोई भी दो पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में दिया हुआ है तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ए टू बी ई डॉट डी आर। अच्छा, एक चीज और जो देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कोई भी इस तरह का लाइन इंटीग्रल जो होगा ना, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग ए एंड बी। दिस इंटीग्रल वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग ए एंड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो ये जो इंटीग्रल होगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो ए एंड बी यहां से कोई भी पाथ आप ले लीजिए, ठीक है, एंड यू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, यू विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वी ए माइनस वी बी इज ई डॉट डी आर, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई फ्रॉम ए टू बी। तो ये लाइन इंटीग्रल जो होगा पाथ इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करेगा। कंजर्वेटिव फील्ड होने की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे देखो ई डॉट डी आर दिया हुआ है, तो ई को हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं माइनस ऑफ डेल वी। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेटिव फील्ड। कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड जो है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। एनी कंजर्वेटिव फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। अब डेल वी क्या है आपका? डेल वी इज दिस। और डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि ये सब क्लियर होना चाहिए, ये सब बेसिक्स है। ठीक है, डी आर वेक्टर क्या होता है? ये होता है। तो डेल वी डॉट डी आर क्या आ जाएगा? दिस विल बी डी वी एक्स डी एक्स डी वाई। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं dv। सो दिस इज, ठीक है, a to b, or this can be written as minus of, or this can be written as। अब देखिए कहीं भी पाथ का नीड नहीं हुआ ना कहीं भी आपको पाथ का जरूरत नहीं पड़ा। मतलब रिगार्डलेस ऑफ व्हाट path you are taking from A to B, the integral is same, right?
तो ये इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कौन सा पाथ ए और बी के बीच में है उस पे ये लाइन इंटीग्रल डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब आइए कंडक्टर पे। हम लोग कह रहे हैं कि कंडक्टर जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब कंडक्टर के किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। कंडक्टर के किसी भी दो पॉइंट, चाहे वो दो पॉइंट बल्क में हो या दो पॉइंट सरफेस पे हो या एक पॉइंट सरफेस पे हो और एक पॉइंट बल्क में हो, कहीं भी वो दो पॉइंट हो, whether it is on the surface or it is in the bulk, the 2 points they will not differ in potential. Potential at any 2 point is going to be same. मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही जीरो होगा। मान लो एक पॉइंट हमने ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, सो आई कैन ऑलवेज टेक ए पाथ विच इज कंप्लीटली लाइंग इन द बल्क। हम लोग हमेशा ही एक पाथ ले सकते हैं जो पूरा का पूरा बल्क में लाई करेगा, और चूंकि ये पाथ पूरा का पूरा बल्क में लाई करेगा, then electric field at each and every point on this path is going to be zero. Since electric field at each and every point is going to be zero, VA minus VB would be zero. ये जो इंटीग्रल है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? अगर कोई दो पॉइंट सरफेस पे लेते हैं, एक ये ले लिया एक बी ले लिया, तो हमेशा ही हम लोग एक पाथ जो है ड्रॉ कर सकते हैं ए से बी के बीच में जो कंप्लीटली बल्क में लाई कर रहा है। तो इस केस में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो जाएगा, राइट, एंड वी ए माइनस वी बी वुड बी जीरो इन दैट केस। आप हमेशा ही ए और बी के बीच में एक ऐसा पाथ ड्रॉ कर सकते हैं जो पूरा का पूरा कंडक्टर के बल्क में लाई करेगा, और उस केस में आपका ई अगेन जीरो हो जाएगा पाथ के हर पॉइंट पे, एंड इन दैट केस वी ए बी वुड बी जीरो, दैट मींस वी ए विल बी इक्वल टू वी बी। ठीक है, अच्छा कोई कहेगा कि नहीं हम ये पाथ लेंगे, तो आप कोई भी पाथ लीजिए। अगर एक पाथ के लिए वी ए बी जीरो है, ये इंटीग्रल जीरो है, तो किसी भी पाथ के लिए जीरो ही होगा। इस केस में क्या होगा कि कुछ पोर्शन में आपका पॉजिटिव रहेगा इंटीग्रल और कुछ पोर्शन में नेगेटिव रहेगा, जोड़ जाकर के वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी एक पाथ के लिए जीरो है तो हर पाथ के लिए जीरो होगा, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है। जो लाइन इंटीग्रल है, क्योंकि ई कंजर्वेटिव है, तो लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर किसी एक पाथ के लिए जीरो हो रहा है तो हर पाथ के लिए जीरो होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मान लो यहां ले लिया ए और बी बल्क में ले लिया, तब भी आप कर सकते हो, यू कैन टेक दिस पाथ व्हिच इज कंप्लीटली लाइंग इन द बल्क। ठीक है, तो कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको बोलते हैं कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इसी में एक और चीज आपको हम बता दें, क्योंकि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इसीलिए कभी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। वही फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे कंडक्टर के सरफेस से, वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। कंडक्टर के सरफेस से वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। ये भी आप समझ सकते हो। इसको समझने के दो तरीके हैं। एक तो है कि बाउंड्री कंडीशन ऑफ ई से समझ सकते हैं, एक तो आप बाउंड्री कंडीशन ऑफ ई से समझ सकते हैं, और दूसरा आप ग्रेडियंट से भी समझ सकते हैं। आप ग्रेडियंट का जो क्या उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी है, उससे भी समझ सकते हैं। देखो कैसे आ रहा है। अभी बाउंड्री कंडीशन तो अभी नहीं पढ़ेंगे, बाउंड्री कंडीशन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी बाउंड्री कंडीशन इन नेक्स्ट चैप्टर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा नहीं, क्योंकि अंदर तो फील्ड जीरो होता है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के बल्क में तो होगा ही नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होने का मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बल्क में जीरो होता है। यू नेवर हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द बल्क ऑफ कंडक्टर। और बाहर में सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सरफेस पे हमेशा ही वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो क्यों होता है, ग्रेडियंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि डेल फाई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ level surface
अभी लेवल सरफेस में ज्यादा मत घुसो, ठीक है, वो एक पूरा ही फिर एक अलग ही डिस्कशन हो जाएगा हम लोग। सरफेस मान लो अभी तो गिवन बाय फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यही अगर हम पोटेंशियल पे लगा दें तो डेल वी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ लेवल सरफेस given by Vxyz is constant, और कंडक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडक्टर के ऊपर कंडक्टर वन सच सरफेस वेयर V is constant, V is constant, इसका मतलब कि डेल V जो होगा हमेशा ही कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दिस इज सेटिस्फाइड बाय कंडक्टर, कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम कह सकते हैं फॉर कंडक्टर वन सच सरफेस वेयर दिस इज सेटिस्फाइड, और डेल वी जो होगा हमेशा ही v इक्वल्स टू कांस्टेंट के परपेंडिकुलर होगा, मतलब v इक्वल टू कांस्टेंट जो सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर डेल वी परपेंडिकुलर होगा तो माइनस ऑफ डेल वी भी परपेंडिकुलर होगा। अब माइनस ऑफ डेल वी क्या है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। जो लेवल सरफेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आ रहा है कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय v इक्वल टू कांस्टेंट, vxyz इक्वल टू कांस्टेंट, और डेल v जो है वो हमेशा ही vxyz इक्वल टू कांस्टेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो डेल v परपेंडिकुलर तो माइनस डेल v भी परपेंडिकुलर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। खैर ये एक अलग वीडियो इस पे बन सकता था, पर ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं। वापस आते हैं, कम बैक टू ग्राउंडिंग। ये समझ में आ गया कि अगर मान लो ये 5 वोल्ट है तो हर जगह 5 वोल्ट होगा। अगर यहाँ एक जगह 5 वोल्ट है तो हर जगह 5 वोल्ट, मतलब पूरा कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होता है, कंडक्टर का हर पॉइंट पोटेंशियल सेम होता है। सिर्फ कंडक्टर इज एट 5 वोल्ट और उसको आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, उसको आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। ये 5 वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे है, 5 वोल्ट पे 0 वोल्ट पे, उसको तार से जोड़ दिया है हमने। अब तार से जोड़ देंगे तो क्या होगा, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यही तो होता है करंट। क्या होता है, दो डिफरेंट पोटेंशियल के चीजों को जोड़ देंगे तो करंट चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल सरफेस टू लोअर पोटेंशियल सरफेस, गिव राइज टू करंट। मतलब चार्ज जो है हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, चार्ज हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, इट विल गिव राइज टू करंट। अब जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहाँ का चार्ज घटने लगेगा, यहाँ का चार्ज कम होने लगेगा। तो सिंक ऑफ चार्ज है ही कंडक्टर, ठीक है, तो घटने लगेगा। उस केस में आपका पोटेंशियल भी फॉल करने लगेगा, आपका पोटेंशियल भी फॉल करने लगेगा। अब पोटेंशियल फॉल करते करते कहां तक जाएगा, पोटेंशियल जो है फॉल करते करते कहां तक जाएगा, ये चार्ज फ्लो करने लगेगा, द पोटेंशियल विल स्टार्ट फॉलिंग। और ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल फॉल करके जीरो ना हो जाए। ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल फॉल करके जीरो ना हो जाए। समझ में आ रहा है आपको। तो चार्ज विल कीप ऑन फ्लोइंग टू द ग्राउंड until the potential of the conductor goes to zero। ठीक है, जब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, फिर करंट फ्लो करना स्टॉप कर जाएगा। सो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर टू द ग्राउंड टिल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस बिकम जीरो और पोटेंशियल ऑफ द सरफेस बिकम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, अब पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज अगर जीरो होना जरूरी होगा तो चार्ज जीरो हो जाएगा। और कई बार ऐसा केस हो सकता है कि पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज जीरो होना जरूरी नहीं है। मतलब पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो होगा तो चार्ज भी जीरो होना चाहिए। मतलब जहां पे अगर पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज जीरो होना चाहिए वहां पे तो चलो ठीक है पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, लेकिन कई ऐसे जगह होंगे, कई ऐसे केसेस हम लोग देखेंगे जहां पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज का जीरो होना जरूरत नहीं है।
उस केस में आपका चार्ज जीरो नहीं हो, पोटेंशियल तो हमेशा ही जीरो हो जाएगा ग्राउंड करेंगे तो, लेकिन चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसी लेक्चर में हम लोग दो सवाल करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक में पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज जीरो हो जाएगा और दूसरा सवाल में देखेंगे कि पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज जीरो नहीं होगा, चार्ज जीरो नहीं होगा। तो बड़ा क्लियर हो जाएगा फिर कि भाई चार्ज का जीरो होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। अगर मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट की बजाय -5 वोल्ट, फिर क्या होगा? इस केस में आपका ग्राउंड जीरो पोटेंशियल हो गया और सरफेस हो गया -5 वोल्ट पे। उस केस में क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब यहाँ पे जो अर्थ है, इट इज बिहेविंग लाइक ए सोर्स ऑफ चार्ज, अर्थ इज बिहेविंग लाइक ए सोर्स ऑफ चार्ज। चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा और ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक ये -5 वोल्ट से बढ़ के जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इट विल बिहेव एज ए सोर्स ऑफ चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर को जब आप ग्राउंड करते हैं तो उस केस में द करंट स्टार्ट फ्लोइंग, द चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग, इट कीप्स ऑन, मतलब करंट जो सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है, जो ग्राउंड है, दे स्टार्ट एक्सचेंजिंग चार्ज, राइट, and that exchange takes place till the potential of the surface, conducting surface, becomes equal to potential of the ground, which is zero, ठीक है। जब तक कि सरफेस का पोटेंशियल ग्राउंड के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाता है तब तक वो एक्सचेंज जारी रहता है और फाइनली आपका पोटेंशियल ऑफ द सरफेस बिकम जीरो। सो ग्राउंडिंग मीन्स पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, नॉट चार्ज इक्वल टू जीरो, नॉट नेसेसरली चार्ज इक्वल टू जीरो, इट मे और मे बी, ठीक है। मतलब ग्राउंडिंग करने से पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक। अब हम लोग दो सवाल करेंगे, एक में देखेंगे कि पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज जीरो होना जरूरी है और दूसरा देखेंगे पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज जीरो होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। एक क्वेश्चन होगा जहां पे देखेंगे कि ग्राउंडिंग करने से चार्ज जीरो हो जा रहा है और दूसरा केस देखेंगे जहां पे ग्राउंडिंग करने के बाद चार्ज जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंडिंग डज नॉट मीन चार्ज इक्वल टू जीरो, ग्राउंडिंग मीन्स पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन देखो, ये ग्रिफिथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ग्रिफिथ का किताब है, मतलब लोग काफी अच्छा किताब मानता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है। A conducting sphere of radius r carrying a charge q is surrounded by thick concentric conducting shell। ये कंडक्टिंग स्फेयर है रेडियस r का, ठीक है। इसको हम लोग सराउंड कर लिए हैं एक थिक कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b। ये जो है ना तुम्हारा, ये था ना, डायग्राम को हम स्ट्रेच कर दिए हैं इसलिए एलिप्स टाइप का दिख रहा है। एलिप्सॉइड नहीं है, स्फेयर ही है। समझ में आ रहा है? कंडक्टिंग स्फेयर इट इज सराउंडेड बाय ए थिक कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल। ये कंडक्टिंग शेल है, थिक है, इनर रेडियस आउटर रेडियस अलग अलग है, ठीक है। इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। द शेल कैरीज नो चार्ज, cell carries no charge. Find the surface charge density sigma at R, at A and at B. देखो समझो इसको, पता नहीं ये आपको सही से दिख रहा है कि नहीं। ये दिख रहा है, ये वाला जो शेल है, डायग्राम बना लेते हैं दूसरा। देखो एक स्फेयर ये आ गया, एक और बड़ा स्फेयर ले लो, ऐसा फील हो गया है।
कोई नहीं, ये आपका रेडियस r का हो जाएगा और इसको हम ये कंडक्टिंग शेल हो गया, ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इसको जो अंदर वाला है उस पे चार्ज क्यू प्लेस कर दिया है। वी हैव प्लेस चार्ज क्यू ओवर हियर। ठीक है, तो चार्ज क्यू प्लेस किया है, इसको दूसरा कलर से लेता है, यहाँ पे हमने चार्ज क्यू प्लेस कर दिया है। ठीक, अब क्या होगा, ये अंदर का स्फीयर को थोड़ा छोटा कर दे, क्या तो बढ़िया दिखेगा। चार्ज क्यू ऐसे प्लेस कर दिया है। अब आप मुझे बताओ कि यहां पे मान लो ये सरफेस नंबर 1 है, दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब सरफेस नंबर 2 पे क्या चार्ज होगा? व्हाट विल बी चार्ज ऑन सरफेस नंबर 2? 1 पे तो आपका क्यू आ गया, ठीक है, क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस के ऊपर। अब 2 पे क्या चार्ज होगा? व्हाट विल बी चार्ज ऑन सरफेस नंबर 2? इमीडिएटली हम लोग का अंदर का इंट्यूशन बोलता है कि अच्छा माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का अंतरात्मा का आवाज आता है कि अच्छा क्यू है तो माइनस क्यू हो जाएगा। लेकिन मतलब इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशन, मैं तो इंट्यूशन का बहुत मानता हूँ। मतलब इंट्यूशन, इफ माई इंट्यूशन सेज कि ये होगा, देन मतलब आई डोंट रीजन आउट। ठीक है, इंट्यूशन बोल रहा है सही, क्योंकि अंदर से आवाज निकल रहा है तो नेचर आवाज दे रहा है। लेकिन मासेस तो सेटिस्फाई नहीं होगा इस चीज से। मासेस जो है आपके इंट्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हम बोले कि ठीक है मेरा इंट्यूशन बोलता है कि माइनस क्यू होगा, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सेटिस्फाइड? नॉट मेनी। तो आई मस्ट प्रूव इट बाय फिजिक्स। कई लोग कहेंगे अच्छा क्यू है तो ये माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। देखो इंड्यूस से ना नेचर ऑफ चार्ज पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं पता चलेगा इंडक्शन से। इंडक्शन से सिर्फ ये पता चलेगा कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन माइनस क्यू ही होगा ये नहीं पता चलेगा। उसके लिए क्या करेंगे? आपको मैंने बहुत क्लियर एक चीज बोला था कि कोई भी क्वेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग हो, आप कहीं इधर उधर मत जाओ, जस्ट गो इनटू द टू लॉज व्हिच इज गवर्निंग इट। वन इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड इज E इक्वल टू 0 इन द बल्क ऑफ कंडक्टर। इन्हीं दो लॉज पे आप केंद्रित करो अपने आप को, यहीं से आपको आंसर मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है, उन सभी का आंसर जो है आपको इन्हीं दो लॉज में मिलेगा, और वही काम अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, आई विल बी यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज करने के लिए हम लोग को एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, लेट मी टेक दिस कलर। एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं हम लोग। वी आर टेकिंग ए गॉसियन सरफेस। Let's take this Gaussian surface. ये Gaussian surface, ठीक। एक ये Gaussian surface अब ले लीजिए। This is your Gaussian surface, yes। पूरा का पूरा Gaussian surface जो है बल्क में लाई कर रहा है। पूरा का पूरा Gaussian surface जो है बल्क में लाई कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड at each and every point on the Gaussian surface would be 0. Electric field at each and every point on the Gaussian surface is going to be 0. क्योंकि पूरा का पूरा बल्क में लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at each and every point is going to be 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब यह है कि ये फ्लक्स भी 0 होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा। फ्लक्स 0 है मतलब चार्ज इनक्लोज इज 0। अब चार्ज इनक्लोज 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ Q है
तो यहाँ पे आपको माइनस क्यू होगा, तभी चार्ज इंक्लोज जीरो होगा ना, बिकॉज इसने क्यू तो चार्ज इंक्लोज कर रखा है अंदर का स्फीयर वाला, यानी इस तरफ से माइनस क्यू आएगा तभी आपका चार्ज इंक्लोज जीरो होगा। और कहीं तो चार्ज स्टैटिक चार्ज लाई कर नहीं सकता ना, स्टैटिक चार्ज डज नॉट लाई इन द बल्क, तो सरफेस पे ही लाई करेगा। दो ही सरफेस इंक्लोज हो रहा है, एक आर रेडियस का एक ए रेडियस का, एक आर रेडियस का एक ए रेडियस का सरफेस इंक्लोज हो रहा है। तो एक सरफेस पे क्यू है तो दूसरा पे निश्चित तौर पे माइनस क्यू होगा, तभी चार्ज इंक्लोज जीरो हो जाएगा। समझ रहे, आपका आंसर मिल गया गॉस लॉ से, एंड द फैक्ट दैट ई जीरो इन द बल्क ऑफ कंडक्टर, इन दोनों जगह से आपको आंसर हमेशा ही मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग होगा, यू विल फाइंड योर आंसर इन दिस टू लॉज ओनली। तो यही दो लॉ मिलकर गवर्न करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आंसर सारा यहीं से मिलेगा आपको। सो यू हैव माइनस क्यू ओवर हियर, यू हैव माइनस क्यू ओवर हियर, ठीक। अब शेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर शेल का इनर सरफेस पे क्यू आ जाएगा तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा। फिर शेल इज चार्जलेस, शेल पे नेट चार्ज तो जीरो होना चाहिए ना, नेट चार्ज ऑन द शेल इज जीरो, सो यू विल हैव प्लस क्यू होगा। क्या निकालने बोला है तुमको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। पोटेंशियल द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट आर ए एंड बी, ठीक है, आर ए एंड बी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका ये हो जाएगा, सिग्मा आर इज गोइंग टू बी, मतलब इनर सरफेस पे इट इज क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, एट ए मतलब सेकेंड नंबर का सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई 4 पाई ए स्क्वायर, ए रेडियस है, एंड एट बी इट विल बी क्यू बाई 4 पाई बी स्क्वायर, ठीक, ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर यूजिंग इन्फिनिटी एज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। देखो पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है तो हम एक चीज का यूज करेंगे, हम लोग लास्ट जो मतलब चैप्टर था, प्लेलिस्ट होगा, एक प्लेलिस्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसमें हमने ना पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकाला भी था, ठीक है। तो आप देखोगे कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, इफ यू कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग शेल, अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है या कंडक्टिंग शेल है इस टाइप का, तो हम देखे थे कि अगर मान लो चार्ज क्यू है यहाँ पे, if you have charge q over here, then the potential on the surface is basically q upon 4 pi epsilon naught r, and this is q upon 4 pi epsilon naught r, या ऐसे लिखो इसको, the expression of potential was v is q upon 4 pi epsilon naught r for r greater than this, and is q upon 4 pi epsilon naught r for r, मतलब कि अगर बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तब तो पोटेंशियल हो जाएगा q upon 4 pi epsilon naught r, where r is the distance of this point p from the center, और सरफेस पे निकालना है तो पोटेंशियल हो जाएगा तुम्हारा, सरफेस पे है तो पोटेंशियल हो जाएगा q upon 4 pi epsilon naught कैपिटल आर, और अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है देन पोटेंशियल विल सेम एज व्हाट यू हैव ऑन द सरफेस, पोटेंशियल एट एनी इंटीरियर पॉइंट इज सेम एज व्हाट यू हैव ऑन द सरफेस, किसी भी अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा। अभी तो डिस्कस किया था हमने कि जो कंडक्टर एक ही पोटेंशियल सरफेस होता है, अगर यहाँ पे ये पोटेंशियल तो अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल यही रहेगा। अच्छा, दिस होल्ड्स इवन इन द शेल आल्सो, शेल है मतलब ये बल्क नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है, तो सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इंटीरियर पॉइंट पे होगा। ये हम बहुत डिटेल में समझाए थे, अब उसमें वापस नहीं जाना चाहते हैं, आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। हाँ देखो मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा है ना, सब टीचर तो देखो खाली अपना नॉलेज शेयर कर सकता है ना, बाकी आपको समझना पड़ेगा, आपको और अधिक पढ़ना पड़ेगा। पीछे का वीडियोज भी देखिए, आप नहीं देखे हैं तो गलती कर रहे हैं, पूरा फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स वन टाइम मेहनत मांगता है, एक बार समझ गए तो जिंदगी भर आपको ध्यान रहेगा, भूलने वाला चीज़ नहीं है इससे, ठीक है।
So potential at any point inside is same as what you have on the surface. अब देखो वो पॉइंट पे निकालने बोल रहा सेंटर पे, तो सेंटर में पोटेंशियल 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, तो 1 2 3 तीनों सरफेस के लिए वो जो है इंटीरियर पॉइंट है। 1 2 3 तीनों सरफेस के लिए वो जो है इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट में पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो V1 क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल टू 1 at point O is same as what you have on the surface, Q upon 4 pi epsilon naught R. Potential because of 2 on the surface क्या हो जाएगा, sorry, potential because of 2 at the center क्या हो जाएगा, center is interior point again, तो center पे वही potential होगा जो 2 के surface पे होगा, so it will be minus Q upon 4 pi epsilon naught A। और third surface की वजह से center पे क्या potential होगा, same as what you have on the surface number 3, so it is Q upon 4 pi epsilon naught B। So potential at the center is going to be simply V1 plus V2 plus V3. So this is Q upon 4 pi epsilon naught 1 by R, 1 by A and 1 by B। ये आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखिए क्वेश्चन को। अब देखो क्या बोल रहा है नाउ जो, अच्छा ये सब जो निकला है रेफरेंस, इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मान के ये सब निकला हुआ है फार्मूला, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा नहीं जाना है। एक और तरीका है ऐसे, चलो देखते हैं। नाउ द आउटर सर्फेस इज ग्राउंडेड, हाउ डू द आंसर टू ए एंड बी चेंज। अब क्या कर रहा है, ये आउटर सर्फेस को ग्राउंड कर रहा है, ठीक है, वी आर ग्राउंडिंग द आउटर सर्फेस नाउ। तो आउटर सरफेस ग्राउंड करोगे तब क्या होगा बताओ, सरफेस नंबर 3 का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, सरफेस नंबर 3 का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। देखो पहला वाला आंसर तो नहीं बदलेगा, ये तो आंसर नहीं चेंज होगा, ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर फर्स्ट सरफेस का Q होगा तो गॉस लॉ विल फोर्स द सेकंड सरफेस टू हैव माइनस Q। अगर यहाँ पे Q होगा तो गॉस लॉ विल फोर्स दिस सरफेस नंबर 2 टू हैव माइनस Q, ये भी नहीं बदलेगा, ठीक है। थर्ड वाला बदल जाएगा, थर्ड वाला पे चार्ज है क्योंकि वो तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया, अब वो ग्राउंड से चार्ज इंटरचेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। अब कितना चार्ज ग्राउंड से इस पे आएगा या इससे ग्राउंड में जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज का यहाँ जरूरत है पोटेंशियल को 0 करने के लिए। सरफेस नंबर 3 को मतलब कंडक्टिंग शेल को 0 पोटेंशियल को 0 करने के लिए कितना चार्ज का नीड है उतना चार्ज रहेगा, तो हमें पता नहीं है। तो लेट्स अज्यूम कि ऑन सरफेस नंबर 3 द चार्ज इज Q डैश। लेट्स अज्यूम दैट एट चार्ज नंबर सरफेस नंबर 3 द चार्ज इज Q डैश, चार्ज इज Q डैश, ठीक है, चार्ज Q डैश है। अच्छा अब Q डैश निकालना है हम लोग को। अब निकालने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को एक इक्वेशन चाहिए। अननोन को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक इक्वेशन चाहिए होता है, और उस इक्वेशन को निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस इंफॉर्मेशन से हम लोग वो चार्ज Q डैश निकाल पाए। हम लोग इंफॉर्मेशन क्या है कि जो शेल है उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड कर दिया। तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं शेल के ऊपर, मान लो यहाँ ले लिया पॉइंट P, ठीक है, और पोटेंशियल निकाला जाए। अब पॉइंट P जो है 1 और 2 के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है और 3 के लिए सरफेस का पॉइंट है। जो पॉइंट P लिया हमने वो 1 और 2 के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है और 3 के लिए सरफेस का पॉइंट है। तो एक्सटीरियर पॉइंट में पोटेंशियल ये होता है, देखो यहाँ एक्सटीरियर पॉइंट में पोटेंशियल ये होता है, समझ रहे ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ 1 क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। भाई दूरी आपका P का सेंटर से B ही है ना, मतलब स्फीयर रेडियस R का है, लेकिन बाहर का पॉइंट जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से। तो सेंटर से दूरी जो है पॉइंट P का स्फीयर 1 के लिए, सरफेस 1 के लिए वो स्मॉल B है, दिस डिस्टेंस इज B बेसिकली, ठीक है। सरफेस नंबर 2 के लिए भी वो एक्सटीरियर पॉइंट है, तो पोटेंशियल यही हो जाएगा। सरफेस नंबर 3 के लिए वो सरफेस का पॉइंट है, Q डैश है सरफेस, अभी मान लो Q डैश मान लिया हमने C,
बी, सी तो है ही नहीं, बी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज व्हाट? V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, and that should be 0. That simply means Q dash is 0. तो यहाँ पे Q dash जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल 0 होने के लिए इसका चार्ज 0 होना जरूरी था, तो 0 हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल आउटर सरफेस जो सरफेस नंबर 3 है उस पर चार्ज 0 हो जाएगा, उस पर चार्ज आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चार्ज विल बिकम 0। बट इसको आप याद मत करो कि ग्राउंड करने से चार्ज 0 हो जाता है। इस केस में तो हो रहा है, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे कि चार्ज 0 नहीं होगा। सो व्हाट हैपेंस इज एग्जैक्टली पोटेंशियल 0 होता है, चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां 0 हो रहा है, नेक्स्ट केस करेंगे वहां 0 नहीं होगा। इसलिए हमने दो अलग अलग क्वेश्चन लिया है ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, तो Q डैश 0 हो जाएगा, आपका Q डैश 0 हो जाएगा, तो सिग्मा यहाँ पे 0 हो जाएगा। आंसर टू ए विल चेंज, है ना। और सेंटर पे निकालना है तो सेंटर पे निकालेंगे तो थर्ड की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा। पोटेंशियल द सेंटर आपका आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, इसको जोड़ देंगे तो सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज आपको? ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे अलग है। वहां पे हम लोग देखें कि ग्राउंडिंग करने के बाद चार्ज जो है उस सरफेस का 0 हो जा रहा था। यहां पे थोड़ा सा अलग केस होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शोज 3 कॉन्सेंट्रिक थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। 3 स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, शेल मतलब अंदर कोई कंडक्टिंग मैटर नहीं है। A, B and C of radii A, B and C, small c, ठीक है, respectively. The shell A and C are given charge Q and minus Q. A को हमने Q दे दिया, दूसरे को हमने आउटर सेल को हमने माइनस Q दे दिया। And shell B is earthed. Shell B is earthed, ठीक है। Find the charges appearing on surfaces B and C. B और C surface, सारे ही surface पर निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग लर्निंग फेज में है ना, क्वेश्चन करना कोई मोटिव नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले अर्थिंग के पहले क्या क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले वो निकाल लेते हैं। अर्थिंग के पहले चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो निकाल लेते हैं। आपको मैंने पहले बताया था ईच कंडक्टिंग सरफेस कैन बी सीन एज 2 नॉन कंडक्टिंग सरफेस। ईच कंडक्टिंग सरफेस कैन बी सीन एज 2 नॉन कंडक्टिंग सरफेस। तो इस फिगर को थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। देखो 3 शेल दिया हुआ है, शेल का थिकनेस नेग्लिजिबली स्मॉल है, बट समझने के लिए हम ना उसका थिकनेस लेंगे। ठीक है, समझने के लिए उसका थिकनेस कुछ कंसिडर करेंगे ताकि आपको आप विजुलाइज कर पाए। तो क्लोन कर दो और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, ये आ गया, ये हो गया पहला शेल। दिस इज फर्स्ट शेल। थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्या, हल्का सा। दिस इज यार, ये इनर सरफेस हो गया, एक आउटर सरफेस हो गया, एक इनर सरफेस हो गया, एक आउटर सरफेस हो गया। इसको अब बीच वाला शेल ड्रा करते हैं। ये हो गया सेकंड शेल। इनर आउटर अलग अलग दिखा रहे हैं, मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल थिकनेस का होगा, लेकिन कुछ तो माइक्रोन वगैरह में थिकनेस होगा ही ना। नेग्लिजिबली स्मॉल थिकनेस है, मतलब थिकनेस विल बी देयर, बिना मतलब बहुत कम थिकनेस होगा, ये आपका सिस्टम। द थिकनेस वुड बी वेरी स्मॉल, ऐसे बोल सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा, ये बाहर वाला शेल है।
ठीक है, these are the three shell, these are three shell. ओके, ये शेल हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, इनर शेल को ए बी एंड सी है, इनर शेल को हमने क्यू दिया है और आउटर शेल को माइनस क्यू दिया है। इनर शेल को हमने क्यू दे दिया है और आउटर शेल को माइनस क्यू, इनर को क्यू था ना और आउटर को माइनस क्यू दे दिया है। अभी अर्थिंग नहीं करते हैं, अर्थिंग के पहले का देखते हैं क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो देखते हैं। इसको हमने इनर शेल को क्यू दे दिया। अब ये देखो, आपको बताया था ईच कंडक्टिंग सरफेस कैन बी सीन एज टू नॉन कंडक्टिंग सरफेस। ये मान लो सरफेस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब सबसे इनर वाला शेल जो है ये सब आपका शेल है, मतलब ये बल्क है मेटल का, ये मेटल बल्क ऑफ कंडक्टर है, नेग्लिजिबली स्मॉल थिकनेस का है बट कुछ तो बल्क होगा ना, कंडक्टिंग मैटर तो होगा ही, it will definitely have some conducting matter. ठीक, अब मान लो इनर वाला शेल को क्यू दिया, तो ये क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसमें से कितना 1 पे जाएगा और कितना 2 पे जाएगा, कितना आपका 1 पे जाएगा और कितना 2 पे जाएगा, बताऊं 1 पे कितना जाएगा, 2 पे कितना जाएगा, क्यू तो आपने इनर शेल को दिया ना हमने। अब क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा 1 और 2 पे, क्यू कहां होगा, 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, या कुछ 1 पे कुछ 2 पे रहेगा, कैसे होगा, क्यू पूरा का पूरा 2 पे रहेगा या पूरा का पूरा 1 पे जाएगा या कुछ कुछ हिस्सा 1 पे रहेगा और बाकी 2 पे रहेगा, कैसे होगा। आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई भी क्वेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हो आपका आंसर कहां मिलेगा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द फैक्ट दैट E is 0 in the bulk of conductor, फैक्ट दैट E is 0 in the bulk of conductor। तो गॉस लॉ यूज करिए, गॉस लॉ यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स शेल कैसे आएगा, चलो एक शेल ड्रॉ कर लेते हैं। एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं हम, आई एम टेकिंग ए गॉसियन सरफेस, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग ए गॉसियन सरफेस, सपोज व्हाइट से कंसिडर करते हैं। लेट्स टेक ए गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन जो ले रहे हैं हम लोग, इट इज कंप्लीटली लाइंग इन द बल्क ऑफ कंडक्टर 1, शेल 1, इट इज कंप्लीटली लाइंग इन द बल्क ऑफ द शेल 1, जो इनर शेल है उसके बिल्कुल बल्क में हमने गॉसियन सरफेस ले लिया है। दिस गॉसियन सरफेस से S। So what is the charge enclosed by the S? Sorry, what is the flux of electric field across this S? आपको दिख रहा है, ये व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया है बिल्कुल शेल 1 के बल्क में। अब चूंकि पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस शेल 1 के बल्क में है, इसका मतलब है कि उस पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। व्हाई? बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द बल्क ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द बल्क ऑफ कंडक्टर, पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस बल्क में लाई कर रहा है, यानी इस पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। E 0 है तो E डॉट NDS भी 0 होगा, ठीक है। तो फ्लक्स 0 होगा, दैट मीन्स चार्ज इनक्लोज विल बी 0 फ्रॉम द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिर्फ चार्ज इनक्लोज इज 0, तो कौन सा चार्ज इनक्लोज कर रहा है? वो जो सरफेस नंबर 1 पे चार्ज है उसको इनक्लोज कर रहा है। तो हम लोग निकाल रहे हैं कि गॉसियन सरफेस विल इनक्लोज 0 चार्ज। इसका मतलब यह है कि 1 पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, पूरा का पूरा जो क्यू चार्ज है वो 2 पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? पूरा का पूरा जो चार्ज है वो सरफेस नंबर 2 पे चला जाएगा। 1 पे जाएगा तो गॉस लॉ वायलेट हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स 0 आ रहा है, तो इट शुड इनक्लोज 0 चार्ज, it should enclose 0 charge. So charge lying on surface number 1 is going to be 0. जो inner surface है shell 1 का, वो उस पे 0 चार्ज होगा। मतलब surface number 1 जो होगा inner surface पे वो 0 होगा, यानी जो Q आपने दिया है वो पूरा का पूरा surface number 2 पे चला जाएगा। ठीक, अच्छा
अब सरफेस नंबर 3 पे क्या चार्ज होगा? अगेन आप कहेंगे इंडक्शन, तो इंडक्शन आपको नेचर ऑफ चार्ज बताएगा। मतलब क्यू अगर पॉजिटिव है तो 3 पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कितना इंड्यूस होगा वो इंडक्शन नहीं बताता है। अगेन गॉस लॉ अप्लाई कर लीजिए। एक और आप वो ले लो, स्फेयर ले लो, इसको डाल दो तुम बल्क ऑफ सेकेंड शेल में, यू पुट इट इन द बल्क ऑफ द सेकेंड शेल, सारा आंसर आपको वही मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द बल्क, और दूसरा कि मतलब गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हैज टू बी फॉलोड। ये आ गया बल्क ऑफ सेकेंड कंडक्टर। थोड़ा सा और, हाँ ठीक है, ये गॉसियन सर्फेस ले लिया हमने सेकेंड शेल के बल्क में। अगेन वही लॉजिक, E is 0 on this Gaussian surface because E is 0 in the bulk, flux will be 0. Flux is 0 means that Gaussian surface will enclose 0 charge. ठीक है, 0 charge कब enclose होगा? जब 3 पे माइनस Q आएगा। फिर 2 पे Q है तो 3 पे माइनस Q आना चाहिए, तभी आपका 0 चार्ज होगा ना, तभी आपका 0 चार्ज होगा। The Gaussian surface will enclose 0 चार्ज तभी होगा जब 3 पे माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस पे तो कोई चार्ज दिया नहीं, अभी अर्थिंग नहीं किया, अर्थिंग बाद में करेंगे, पहले अर्थिंग के पहले का केस देख लेना। तो इस पे प्लस क्यू आ जाएगा क्योंकि मिडिल वाला शेल पे तो कोई चार्ज पहले से था नहीं, तो अगर इनर पे माइनस क्यू जनरेट होगा तो आउटर पे क्यू हो जाएगा। अब उसी तरह से यहां माइनस क्यू हो जाएगा, उसी तरह से यहां पे माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी बाहर वाला क्योंकि फिर वही लगा लोगे ना गॉस लॉ। अब एक गॉसियन सरफेस ले लोगे तुम उसमें कहा, सॉरी, यहां ले लोगे इन द बल्क ऑफ द थर्ड शेल। ठीक है, थर्ड शेल। अब यहां भी फ्लक्स जीरो होगा कि E is 0 ऑन दिस गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स जीरो होगा तो चार्ज इनक्लोज जीरो हो जाएगा। और चार्ज इनक्लोज जीरो होने के लिए क्या होगा, फिर आपका यहाँ पे Q है, यहाँ माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, तो यहाँ माइनस Q आना चाहिए, यानी सरफेस नंबर 5 पे माइनस Q आ जाएगा। और बाहर वाले शेल पे आपने चार्ज कितना दिया था, माइनस Q दिया था, तो पूरा का पूरा जो है वो 5 नंबर सरफेस पे आ जाएगा, 6 पे 0 आ जाएगा। तो ये तो हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर अर्थिंग। अब क्या कर रहे हैं हम लोग इसको अर्थ कर दे रहे हैं। अब अर्थ कर दे रहे हैं तो क्या बदलेगा, देखो आपका सरफेस नंबर 1 पे तो 0 ही रहेगा बिकॉज गॉस लॉ नहीं तो वायलेट हो जाएगा। सरफेस नंबर 2 पे Q रहेगा क्योंकि Q चार्ज दिए हो तो बाकी सारा चार्ज Q आउटर सरफेस पे चला जाएगा। इनर सरफेस पे 0 रहेगा क्योंकि आपका गॉस लॉ वायलेट हो जाएगा नहीं तो। अब गॉस लॉ विल फोर्स सरफेस नंबर 3 टू हैव माइनस Q, नहीं तो गॉस लॉ वायलेट हो जाएगा आपका, तो सरफेस नंबर 3 पे तो माइनस Q ही रहेगा। व्हाट अबाउट सरफेस नंबर 4? सरफेस नंबर 4 का चार्ज बदलेगा क्योंकि आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए हो, तो ग्राउंड से चार्ज का आदान प्रदान होगा, तो सरफेस नंबर 4 पे चार्ज जो है चेंज कर जाएगा। मान लो ये Q डैश हो गया आफ्टर ग्राउंडिंग, सपोज करो Q डैश हो गया। ब्लाइंडली ये मत बोल देना कि Q डैश 0 हो जाएगा, नहीं, लास्ट केस में आया था, हम निकाले थे Q डैश इक्वल टू 0। ठीक है, यहां भी निकालना पड़ेगा आपको, जरूरी नहीं कि Q डैश 0 हो। अगर पोटेंशियल को 0 होने के लिए Q डैश 0 होना जरूरी होगा तो 0 हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नाउ यूजिंग द गॉस लॉ दिस विल बी ऑल्सो माइनस Q डैश, ये माइनस Q डैश हो जाएगा क्योंकि जो गॉसियन सरफेस आपने तीसरे शेल में लिया है दैट्स विल इनक्लोज 0 चार्ज, वो 0 चार्ज इनक्लोज तभी करेगा जब सरफेस नंबर 5 पे माइनस Q डैश हो जाएगा। सरफेस नंबर 6 पे क्या होगा, आई डोंट नो, लेट पुट इट x, तो ये x शुड बी सच दैट Q डैश प्लस x शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q, क्योंकि टोटल चार्ज माइनस Q दे रहे हैं, तो माइनस Q डैश प्लस x शुड बी माइनस ऑफ Q, दैट मीन्स x चार्ज विल बी Q dash minus Q. Let's put it here.
दिस इज q डैश माइनस q। अब यहां पे अननोन क्वांटिटी क्या है? अननोन क्वांटिटी इज q डैश। तो आपको एक इक्वेशन चाहिए होगा, वो इक्वेशन कहां से निकल के आएगा? यू हैव ए इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन ये है कि जो मिडिल वाला शेल है वो ग्राउंडेड है, तो मिडिल वाला शेल पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सो लेट्स टेक ए पॉइंट ऑन द मिडिल शेल। लेट्स टेक ए पॉइंट ऑन द मिडिल शेल। कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो यहां ले लिया पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे आप 1 2 3 4 5 6 ये 6 सरफेस की वजह से पोटेंशियल निकालो। रिजल्टेंट देखो, पोटेंशियल जीरो मतलब रिजल्टेंट पोटेंशियल जीरो है, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल तो इट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल द 6 सर्फेसेस। 6 सर्फेस की वजह से पोटेंशियल पॉइंट पे निकालिए, सुपर इंपोज करके रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा और उसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो सरफेस नंबर 1 और 2 के लिए तो पॉइंट पे एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, 3 और 4 के लिए ये पॉइंट ऑन द सरफेस हो गया, और 5 और 6 के लिए इट इज पॉइंट इन द इंटीरियर। और आपको मैंने बताया है कि इफ यू हैव ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R, then potential outside, if I put charge q over here, potential outside is this, and potential inside or on the surface will be equal to this. तो किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो वही होता है जो सरफेस पे होता है। बाहर मतलब आपका पोटेंशियल हो जाएगा where r is the distance of that point p from the center। अंदर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा। सॉरी, कैपिटल आर, ठीक है। तो पॉइंट पी यहां पे जो है 1 और 2 के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है, 3 और 4 के लिए पॉइंट ऑन द सरफेस है, और 5 और 6 के लिए इट इज पॉइंट इन द इंटीरियर। तो 1 और 2 की वजह से निकाल लेते हैं। 1 पे तो चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, 2 पे चार्ज q है, देन पोटेंशियल विल बी दिस, r इज b हियर। r क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, 3 और 4 के लिए इट इज पॉइंट ऑन द सरफेस, तो 3 की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b, और 4 की वजह से क्या हो जाएगा? q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। 5 की वजह से क्या हो जाएगा? 5 के लिए इट इज पॉइंट इन द इंटीरियर, सो 5 की वजह से पोटेंशियल वही होगा जो 5 के सरफेस पे लाई करेगा। तो 5 के सरफेस पे क्या है? माइनस q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c, और 6 की वजह से पॉइंट p पे क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू q डैश माइनस q, और इन सभी की वजह से रिजल्टेंट पोटेंशियल जो पॉइंट p पे आएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल दिस 6 पोटेंशियल। ठीक है, इन सभी को पुट कर दो यहां पे। v1 0 हो गया, ठीक है, and this is and this will be 0। ठीक है, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ये कट जाएगा और क्या कटेगा? ये कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा q डैश विल बी इक्वल टू pq बाई सी। q डैश विल बी इक्वल टू bq बाई सी, ये bq बाई सी आ जाएगा, यानी q डैश जो आ रहा है हमारा दैट इज इक्वल टू bq बाई सी, ये हो जाएगा माइनस bq बाई सी, और ये क्या आ जाएगा? bq बाई सी माइनस q, मतलब q। ठीक है, तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं
कि हमने सेल सेकेंड वाला मिडिल वाला शेल को अर्थ कर दिया है, बट फिर भी आपका ये क्यू डैश चार्ज जीरो नहीं हो रहा है, इट इज बी क्यू बाई सी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज का जीरो होना जरूरी नहीं है। तो जहां पे पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज का जीरो होना जरूरी होगा, वहां पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सॉरी चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे जगह आएंगे, जैसे ये एक एग्जांपल है जहां पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज का जीरो होना जरूरी नहीं है, तो वहां पे चार्ज जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राउंडिंग। यू आर वॉचिंग टी विद्या फिजिक्स यूट्यूब चैनल एंड आई एम विशाल देवर्सी। आप लोग जो भी लोग IIT जैम फिजिक्स गेट CSR नेट या TFR जेस्ट या ग्रेजुएशन में है या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो सारे लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर पे वीडियो बनाया, और ये हम लोग समझ भी पा रहे हैं कि क्या था ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर क्या होता है। ग्राउंडिंग डज नॉट मीन चार्ज इक्वल टू जीरो, ग्राउंडिंग मीन्स पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, डोंट कमिट मिस्टेक। ठीक है, okay, so I think it's over. We have done all the three major applications of the Gauss law. Gauss law का तीनों एप्लीकेशन कर लिया। पहला एप्लीकेशन था कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काम आता है, दूसरा था डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा एप्लीकेशन था डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे या पढ़ेंगे हम लोग, दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम लोगों ने जो अभी तक यूज किया है, वी हैव यूज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा दैट देयर वी विल सी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और देखेंगे उसका क्या एप्लीकेशन है। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।